हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक है हमारा वो है बाइंडिंग एनर्जी का। देखिए, एनर्जी मास इक्विवेलेंस और एनर्जी मास थ्योरम जो है उसके अकॉर्डिंग जो है एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होते हैं, प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। और प्रोटॉन प्रोटॉन पर रिपल्शन, कूलम रिपल्शन का काम करेगा। लेकिन देखिए, विद इन द न्यूक्लियस प्रोटॉन अट्रैक्ट प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन अट्रैक्ट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन अट्रैक्ट न्यूट्रॉन्स। तो ये किसकी वजह से है? ये सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी की वजह से है कि सारे न्यूक्लियस, वेदर दे आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और वेदर दे आर न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स, ये सारे के सारे जो आपके न्यूक्लियॉन्स हैं ये दोनों आपके क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी। अब न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास दो पार्टिकल हैं, एक आपके पास प्रोटॉन है और दूसरे आपके पास न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पे का देखिएगा मास जो है वो कितना है, 1.00727 AMU, दैट इज़ एटॉमिक मास यूनिट। और वन एटॉमिक मास यूनिट आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻28 kg होता है। तो AMU को हटाकर आप इसको kg में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको किससे मल्टीप्लाई करवा दें, ये जो पूरी आपके पास टर्म है इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करवा दें आप 1.6 इंटू 10⁻⁻28 से, तो ये kg में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से न्यूट्रॉन का देखिएगा, न्यूट्रॉन इज़ हैवियर देन प्रोटॉन और यहाँ पर आपके पास मास है 1.008665 AMU। फिर वही कीजिएगा, AMU को अगर आपने किलोग्राम्स में दिखाना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻28 kg से इसको मल्टीप्लाई आप करवा दीजिएगा। अब हमें मास को कन्वर्ट करवाना है एनर्जी में। तो आप ये देखिए, अगर आपका एक प्रोटॉन कहीं पर गायब होता है, कहीं पर आपका एक प्रोटॉन मास जो है, इतना मास अगर आपका गायब हो जाए तो एनर्जी कितनी वहाँ पर आपको मिलेगी। तो हमने क्या किया, मास की जगह एक प्रोटॉन का मास ले लिया है, इसको आप 1.6 इंटू 10⁻⁻28 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये मास आपका kg में कन्वर्ट हो जाएगा। c आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁻8, इसका स्क्वायर आपने कर दिया। यहाँ पर आपको पता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस यही है, इज इक्वल टू mc²। तो आप ये देखिएगा, यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया है। इसकी जो यूनिट है वो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ से आई है। हमें पता है जो पोटेंशियल है उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क इट इज़ एनर्जी, एनर्जी इज़ वर्क, तो हम वर्क को एनर्जी और एनर्जी को वर्क कह सकते हैं। वी की यूनिट क्या है आपके पास, वोल्ट। चार्ज की यूनिट क्या है आपके पास, कूलम। तो चार्ज की जगह तो आप ई रख लीजिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और वी की जगह आप 1 वोल्ट रख दीजिएगा। तो जो वर्क होगा उसकी यूनिट हमारे पास कितनी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। तो वी की जगह रखिएगा कितना, 1 वोल्ट। ई की जगह, क्यू की जगह रखिएगा ई, दैट इज़ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास 1 जूल इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया हमारे पास, ये आपके पास क्या है, जूल है। यहाँ पर मुझे इसका क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना है। तो मैं इस जूल को हटाकर क्या रख दूँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देती हूँ तो ये रिज़ल्ट मेरा किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ पर 10⁻6 भी है साथ में, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप ये देखिए, जहाँ पर एक प्रोटॉन गायब होता है कितनी एनर्जी आपको दे जाएगा, एक प्रोटॉन गायब होते ही 938.258 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं 938 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आप इसको जूल में देना चाह रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, 938 इंटू 1.6, ये देखिए ये आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो इसको आप जूल में करेंगे तो नीचे आप किससे करवा देंगे, इसको डिवाइड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से आप इसको डिवाइड करवा दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, आपका जूल में आ जाएगा। तो ये देखिए रेस्ट मास एनर्जी हो गई। ये जो आपके पास प्रोटॉन है, यहाँ पर हमने ये नहीं कहा अब तक कि इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी भी, हम तो ये कह रहे हैं बस एक प्रोटॉन गायब हो गया और उस प्रोटॉन का मास ये था तो वो इतनी एनर्जी क्या कर जाएगा, एमिट कर जाएगा। तो
जहाँ पर भी एक प्रोटॉन गायब होगा वहाँ पर आपको इतनी एनर्जी ज़रूर मिलेगी, और कॉरस्पॉन्डिंग टू द मास ऑफ द प्रोटॉन ये जो एनर्जी है ये क्या कहलाएगी, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, इसको हम यहाँ पर कह देंगे। सिमिलरली देखिएगा रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगी। आप यहाँ पर जो प्रोटॉन का मास लिया था अब इसकी जगह क्या ले लीजिए, न्यूट्रॉन का मास ले लीजिए, यही सारा प्रोसेस कीजिएगा। नाउ द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन इज़ 939.551 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके पास 938 है, ये आपके पास 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब हमारे पास एक छोटी सी टर्म और भी है, बड़ी इम्पोर्टेंट टर्म है, दैट इज़ मास डिफेक्ट। होता क्या है, कंसीडर कर लीजिए कि 12 प्रोटॉन्स हैं और प्लस में 12 न्यूट्रॉन्स हैं, उन्होंने एक न्यूक्लियस बना दिया। तो आपके जो 12 प्रोटॉन्स का मास है और जो 12 न्यूट्रॉन्स का मास है, इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो ये मास ज़्यादा आएगा एज़ कंपेयर टू द न्यूक्लियस विच इज़ कंसिस्ट ऑफ दीज 24 न्यूक्लियंस। तो ये जो न्यूक्लियस बना रहे हैं उसका मास कम होगा, और इंडिविजुअल जो आपके न्यूक्लियंस हैं इनका मास करेंगे ना, हम सम करेंगे ना इनके मास का, तो वो मास ज़्यादा आएगा। तो यही जो मास का डिफरेंस है इसी को हम क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट जब आप डिफ़ाइन करें तो आप इसको कुछ इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये डिफरेंस है बिटवीन द एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियाइड, यानी कि जो आपके पास क्या है, आपके पास न्यूक्लियस का मास है, एंड सम ऑफ द मास ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियस। तो ये जो 12 हमने कहा था ना कि 12 न्यूट्रॉन है 12 प्रोटॉन है, तो 12 प्रोटॉन का मास लीजिए प्लस में 12 न्यूट्रॉन का मास लीजिए, ये ज़्यादा आएगा एज़ कंपेयर टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस जो ये न्यूक्लियस बना रहे हैं। ये जो डिफरेंस आया है मास में, इसी को हमने क्या नाम दे दिया है, मास डिफेक्ट। और इस मास डिफेक्ट को हमने किससे डिनोट कर दिया है, डेल्टा एम से डिनोट कर दिया। अब देखिए मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट आपको पता है कि मास किस में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो अब देखिए एक प्रोटॉन हो गया एक न्यूट्रॉन हो गया, इन दोनों को मिला के हमें पता है कि हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ड्यूट्रॉन मिल जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिएगा कि आपके पास एक हाइड्रोजन का आइसोटोप है, इस हाइड्रोजन के आइसोटोप में एक आपके पास प्रोटॉन है एक आपके पास न्यूट्रॉन है। तो हम जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास देखते हैं वो ज़्यादा आता है एज़ कंपेयर टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ दिस ड्यूट्रॉन। दिस डिफरेंस ऑफ द मास इज नोन एज मास डिफेक्ट। उसको आप डेल्टा एम से क्या कर देंगे, डिनोट कर देंगे। ये जो मास गायब हुआ है, ये जो मास का डिफरेंस है, इससे के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है उसको क्या नाम दिया जाता है, बाइंडिंग एनर्जी। तो एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू मास डिफेक्ट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। और आपको पता है मास को अगर एनर्जी बनाना है तो उसको सी स्क्वायर से क्या करवा दीजिएगा, मल्टीप्लाई। तो ये मास गायब हुआ है, ये गायब नहीं हुआ, ये किस में कन्वर्ट हो गया, बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या करती है, बाइंडिंग एनर्जी प्रोटॉन को प्रोटॉन से बाइंड करके रखती है, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन से बाइंड करके रखती है, और न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन से बाइंड करके रखती है। तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियंस के बीच में जितनी ज़्यादा होगी, पी और पी के बीच में जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी, जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू आएगी, इसका मतलब आपका प्रोटॉन प्रोटॉन उतना ही अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इट मीन्स वो न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि सारे न्यूक्लियंस के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एनर्जी वहाँ पर काम कर रही है। यहाँ देखिए डेल्टा एम को कुछ हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं कि आपके पास क्या था, प्रोटॉन थे, और हमने मान ली कितने प्रोटॉन थे, जेड प्रोटॉन थे। हमारे पास न्यूट्रॉन थे, कितने न्यूट्रॉन थे, ए माइनस जेड। ए एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर अगर माइनस कर देते हैं आप तो आपको क्या मिल जाते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाते हैं। तो जेड किसको इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, ये एटॉमिक नंबर है। तो जेड एटॉमिक नंबर, एक प्रोटॉन का मास mp, तो टोटल प्रोटॉन z थे तो टोटल प्रोटॉन्स का मास कितना हो जाएगा, z टाइम ऑफ mp। टोटल न्यूट्रॉन कितने थे, a माइनस जेड। एक न्यूट्रॉन का मास कितना है, mn, तो टोटल का मास आपके पास ये हो जाएगा। तो न्यूक्लियस के अंदर a माइनस जेड तो हैं आपके न्यूट्रॉन, z हैं आपके प्रोटॉन, इन दोनों का मास हमने क्या कर दिया, ऐड, माइनस में क्या कर दिया, न्यूक्लियस का मास। तो इस न्यूक्लियस के अंदर इतने तो हैं आपके न्यूट्रॉन, इतने हैं आपके प्रोटॉन, तो
तो आपने न्यूक्लियस का मास माइनस कर दिया इन दोनों के मास के सम में से, तो कुछ जो डिफरेंस आया उसको हमने रिप्रेजेंट किससे कर दिया, यहाँ पर मास डिफेक्ट से यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया। आप इसको इस फिगर में कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस का मास है MaZ, और इस न्यूक्लियस के अंदर Z है प्रोटॉन्स और A माइनस Z क्या है, न्यूट्रॉन्स। तो एक न्यूट्रॉन का मास Mn, तो A माइनस Z न्यूट्रॉन्स का मास A माइनस Z टाइम्स ऑफ Mn। Z प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन का मास Mp, तो Z प्रोटॉन्स का मास Z टाइम्स ऑफ Mp। तो ये इसमें डिफरेंस है, जो बना रहा है वो ज़्यादा हैवी है एज़ कम्पेयर टू जो बन रहा है वो। तो ये जो मास का डिफरेंस आया है इसी को हमने बाइंडिंग एनर्जी कह दिया है। अब यहाँ पर आप देखिए मास में से मास माइनस करेंगे तो रिजल्ट भी तो आपके पास मास ही आएगा ना, तो एटॉमिक मास यूनिट हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसको हम एनर्जी की टर्म्स में अगर इंडिकेट करना चाह रहे हैं तो मास को किससे मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, c² से, तो बाइंडिंग एनर्जी आपकी एनर्जी की टर्म्स में आ जाएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी अगर आपने सिर्फ मास की टर्म्स में देनी है तो आप सिर्फ मास में से मास डिफरेंस ले लीजिएगा। बाइंडिंग एनर्जी अगर आपने एनर्जी की टर्म्स में देनी है तो मास डिफेक्ट को c² से क्या करवा दीजिएगा, मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा। इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो प्रोटॉन की बात हो रही है, न्यूट्रॉन की बात हो रही है, न्यूक्लियस की बात हो रही है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू फाइंड आउट द मास ऑफ द न्यूक्लियस। मास ऑफ द एटम तो हम पता लगा सकते हैं, पीरियोडिक टेबल में मास ऑफ द एटम गिवन होता है, 2 AMU है, 3 AMU है, सोडियम के केस में 23 AMU आपके पास है। तो पीरियोडिक टेबल से आप एटम का मास तो पता लगा पाते हैं, न्यूक्लियस का मास थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर पता लगाना। तो हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें न्यूक्लियस रिलेटेड है, हम इनको एटम रिलेटेड बना देंगे। एटम रिलेटेड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एटम के अंदर एक चीज़ और एक्स्ट्रा होती है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियस। तो अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें हमारे इलेक्ट्रॉन का नंबर कि हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन हैं इस एटम के अंदर, हमने ऐड कर दिए तो न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बना देंगे, एटम बना देंगे। तो यहाँ पर हमने यही करने की कोशिश की है, हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इस एक्सप्रेशन को इन द टर्म्स ऑफ एटम, नॉट इन द टर्म्स ऑफ न्यूक्लियस। तो हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना पड़ेगा दोनों तरफ, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी। अब रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हुए आपके रिएक्टेंट और ये आपका क्या हुआ, प्रोडक्ट। तो दोनों तरफ हम इसमें ऐड करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब देखिए प्रोडक्ट में हमने ऐड कर दिया, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बना था तो न्यूक्लियस ही प्रोडक्ट है। तो न्यूक्लियस में हमने क्या ऐड कर दिए, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। हमने Z इलेक्ट्रॉन ही क्यों ऐड किए हैं, क्योंकि इस न्यूक्लियस में थे Z प्रोटॉन और हमें पता है एक एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने के प्रोटॉन होते हैं। तो इसलिए हमने इस न्यूक्लियस के अंदर Z इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। तो अब ये पूरा का पूरा क्या बन गया, आपका एटम बन गया है। नाउ दिस इज़ योर एटम। अब आ जाइए रिएक्टेंट की साइड। रिएक्टेंट की साइड आपके पास प्रोटॉन था, प्रोटॉन का मास आपके पास Mp था और इलेक्ट्रॉन हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, Me हो जाएगा। और आपको पता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन हो जिस एटम के अंदर, उसको आप क्या नाम देते हैं, दिस इज़ योर हाइड्रोजन एटम, जिसको आप H11 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो H11 में अगर आप देखें तो आपके पास एक क्या है, प्रोटॉन है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ही क्या है, एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन का नंबर। प्रोटॉन अगर एक हो गया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का प्लस करके एक आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर इस केस में न्यूट्रॉन कितने हैं, 0 है। तो एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन मिलकर आपको क्या दे देते हैं, हाइड्रोजन एटम। तो अब देखिए बाइंडिंग एनर्जी में हम क्या चेंज लेके आए हैं। हमारे पास था ZMP ऊपर इक्वेशन में, A माइनस Z Mn भी था ऊपर इक्वेशन में, माइनस में MaZ भी था। इतना तो हमें पता ही है, ये हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन में था। हमने इस इक्वेशन को चेंज नहीं होने देना, डिस्टर्ब नहीं होने देना। हमने क्या किया, जितना ऐड किया उतना ही क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये देखिएगा, ये दोनों टर्म्स MaZ न्यूक्लियस का मास और Z इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका पूरा का पूरा एटम। इन दोनों को देखिएगा, इन दोनों को अगर आप ऐड कर रहे हैं
तो एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन मिलके दे रहा था एक हाइड्रोजन एटम। Z प्रोटॉन और Z इलेक्ट्रॉन मिलके आपको क्या दे जाएंगे, Z हाइड्रोजन एटम। तो हमने यहाँ पर यही कोशिश की है, Z टाइम्स Mp प्लस Me, ये तो बन गया आपका एक हाइड्रोजन एटम। इधर आपके पास MaZ न्यूक्लियस प्लस में इलेक्ट्रॉन, ये क्या बन गया आपका एटम बन गया। तो स्मॉल जो लेटर्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं न्यूक्लियस को, और जो बिग अल्फ़ाबेट्स हैं वो रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, एटम को कर रहे हैं। तो Z टाइम्स ऑफ MH प्लस में A माइनस Z टाइम्स ऑफ Mn, और ये बन गया आपका पूरा का पूरा एटम। तो देखिए हमने यहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन को अब तक जो न्यूक्लियस में चली आ रही थी अब उसको एटम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये रहा हाइड्रोजन का एटम, ये रहे न्यूट्रॉन्स, और ये रहा आपका एटम का मास। ये अब की बार एटम का मास है। तो आप ये देखिए इसमें भी डिफरेंस आएगा, ये सेम नहीं है। तो सेम नहीं है तो अब यहाँ पर हमने जो चेंज आया मास का उसको हमने डेल्टा एम से रिप्रेजेंट कर दिया, और डेल्टा एम को अगर आप सी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब ये आपके पास एनर्जी की टर्म्स में आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी। हम निकालना चाह रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब मान लीजिए कि सोडियम का केस है, सोडियम के केस में आप जानते हैं कि आपके पास 11 प्रोटॉन होंगे, 12 न्यूट्रॉन मान लीजिए, टोटल मिलके हो गए 23 न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब बाइंडिंग एनर्जी इन केस ऑफ सोडियम अगर मैं निकालूं तो न्यूक्लियन की जगह मैं 23 पुट कर दूंगी, यानी कि एक न्यूक्लियन के हिस्से, एक प्रोटॉन के हिस्से कितनी बाइंडिंग एनर्जी आएगी। तो एक न्यूक्लियन के हिस्से जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी आएगी न्यूक्लियस उतना ही क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये जो पूरी ब्रैकेट की टर्म है इसको तो हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये देखिए ये रही। तो ये तो पूरी टर्म डेल्टा एम हो गया इनटू में सी स्क्वेयर। तो बाइंडिंग एनर्जी को आपने एनर्जी की फॉर्म में रख दिया इन डिवाइडेड बाय ए, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपके पास आ गई। तो ये रहा आपका डेल्टा एम सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए। बाइंडिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मास भी लिख सकते हैं हम। बाइंडिंग एनर्जी को लिख दिया हमने इज इक्वल टू डेल्टा एम। डेल्टा एम मास की यूनिट्स में अगर आप बाइंडिंग एनर्जी देना चाह रहे हैं तो मास डिफेक्ट ही रहने दीजिएगा, इसको सी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई मत कीजिएगा। तो इन टर्म्स ऑफ मास डेल्टा एम डिवाइडेड बाय ए, एंड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डेल्टा एम सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए। अब देखिए बाइंडिंग एनर्जी जो है किस तरह से वेरी करती है। आपके पास पीरियोडिक टेबल आती है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सारे आपके पास इस तरह से मॉलिक्यूल्स जो हैं, एटम्स, एलिमेंट्स आपके मूव करते जाते हैं। बाइंडिंग एनर्जी उन न्यूक्लियंस की या उस न्यूक्लियस की सबसे ज़्यादा होती है जो स्टेबल है। आप इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, वही न्यूक्लियस स्टेबल है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। तो बाइंडिंग एनर्जी अट्रैक्शन का काम करती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। अगर आप किसकी बात कर रहे हैं, आप न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में तो बाइंडिंग एनर्जी ही काम करेगी कि आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर जो है अट्रैक्शन कितनी है, उनके बीच का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कितना है। और अगर आप एटम की बात कर रहे हैं तो एटम में बाइंडिंग एनर्जी कौन होगी, तो एटम के केस में तो इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स के बीच की एनर्जी को यहाँ पर आप क्या कह देंगे, बाइंडिंग एनर्जी कह देंगे। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं अगर उनको हम देखें कि वो बाइंडिंग एनर्जी उनकी कैसे चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द एटॉमिक मास नंबर, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर से। तो देखिएगा ए रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन का नंबर। तो यहाँ से देखिए हमने ज़ीरो से स्टार्ट नहीं किया, क्यों, ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है कोई प्रोटॉन नहीं कोई न्यूट्रॉन नहीं। तो ऐसा तो कोई एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में है ही नहीं कि एक भी प्रोटॉन ना हो और एक भी न्यूट्रॉन ना हो। तो हमने इसको ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करने देना है। बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर न्यूक्लियन ली गई है, यानी कि आप एटॉमिक मास नंबर से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि ये हीलियम की है, तो हीलियम के केस में आप जानते हैं आप इसको He2 से इंडिकेट करते हैं। तो ये जो 4 है वो ये आपका A है। तो बाइंडिंग एनर्जी जितनी भी आएगी ना यहाँ पे उसको हम डिवाइड किस से करवा देंगे, 4 से। तो आप ये देख रहे हैं स्टार्टिंग में जैसे जैसे आपका एटॉमिक मास नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी भी क्या कर रही है, इंक्रीज़। उसके बाद देखिएगा बाइंडिंग एनर्जी फ्लक्चुएशन शो कर रही है, कुछ पीक्स दिखा रही है। ये पीक्स कहाँ मिलेंगे आपको, मैजिक नंबर्स में मिलेंगे। मैजिक नंबर्स का मतलब क्या है,
आपका या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो या फिर आपका डबलेट कंप्लीट हो एलिमेंट का। तो मान लीजिए हीलियम है, हीलियम के बाद पीक कहाँ आएगी, नियोन पे आएगी, नियोन के बाद पीक कहाँ आएगी, आर्गन पे आएगी, आर्गन के बाद कहाँ आएगी, क्रिप्टॉन पे आएगी। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जिनको आप नोबल गैसेस भी कहते हैं, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। तो मैं इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो वो इस आपके जो मैजिक नंबर्स के ऊपर आपको बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा मिलती है। और आप जानते भी हैं पीरियोडिक टेबल में ये जो एलिमेंट्स हैं, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, दे आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द अदर्स। देखिए इसी वजह से यहाँ पर पीक बाइंडिंग एनर्जी शो कर रही है कि बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, इसीलिए वो क्या है, स्टेबल है। उसके बाद एटॉमिक नंबर अप्रॉक्सीमेट 56 या 60 के करीब बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, दैट इज़ पर न्यूक्लियन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो एलिमेंट है इस एटॉमिक नंबर के कोरस्पॉन्डिंग ये आपका और कुछ नहीं है, ये आपका आयरन है। तो आयरन के लिए बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। उसके बाद क्या कीजिए, आप और बढ़ाते चले जाइए, आप हैवियर एलिमेंट्स के ऊपर आते चले जाइए, जैसे कि 120 हो गया, 122 हो गया, 134 हो गया। एटॉमिक मास नंबर बढ़ाते चले जाइए, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर, रेडियो एक्टिविटी की तरफ बढ़ जाइए, उन एलिमेंट्स की तरफ जो रेडियो एक्टिव हैं। तो आप ये देख रहे हैं लगातार बाइंडिंग एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पर एटॉमिक मास नंबर डिक्रीज़ कर जाती है फॉर द हैवी एलिमेंट्स। तो इसको अब हम थोड़ा सा और कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों डिक्रीज़ कर जाती है हैवी एलिमेंट्स के लिए। अब हमारे पास टोटल न्यूक्लियॉन्स हैं ए, तो एक न्यूक्लियन बाकी कितने न्यूक्लियॉन्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, A-1। तो आपके पास जो इंट्रैक्शन है, पेयरिंग है, वो अप्रॉक्सीमेट कुछ इस तरह से आ रही होगी, A × A-1 डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स बाइंडिंग एनर्जी किस पर डिपेंड कर गई, ए के स्क्वायर पर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसके ऊपर डिपेंड कर गई, ए के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास टोटल जो है हमने 10 क्या दिखा दिए, टोटल 10 आपको दिखा दिए हैं आपके न्यूक्लियन। तो अब ये वाला बाकी 9 के साथ, ये 10th बाकी 9 न्यूक्लियन के साथ जो है इंटरेक्ट करे, बाइंडिंग एनर्जी शो करे। ये 9 बाकी 9 के साथ करे, ये वाला जो आपके पास है ये बाकी 9 के साथ करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हमें पता है जो बाइंडिंग एनर्जी है वो आपके पास शॉर्ट रेंज है, और अगर शॉर्ट रेंज है तो आपके जो न्यूक्लियस हैं वो नियर बाय होने चाहिए। न्यूक्लियस के अंदर भी अगर आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को मेंटेन नहीं रखते न्यूक्लियस, तो वहाँ पर न्यूक्लियर इंट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं करेगी। तो अगर हम यहाँ पर 10th प्रोटॉन और 8th न्यूट्रॉन की बात करें, दे हैव अ लार्ज सेपरेशन, इनके बीच में सेपरेशन बहुत ज़्यादा है, और इस सेपरेशन पर हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस यहाँ पर काम नहीं करती। तो न्यूक्लियर फोर्सेस अगर काम नहीं करी तो इसका मतलब इनके बीच में इंट्रैक्शन कम है। इसके बीच में अगर इंट्रैक्शन कम है तो वो बाइंडिंग एनर्जी ही तो है जो इनके बीच में इंट्रैक्शन शो करती है। इट मीन्स लार्ज डिस्टेंस के ऊपर, जैसे कि ये आपका 6th न्यूट्रॉन हो गया, 10th प्रोटॉन हो गया, इनका डिस्टेंस भी ज़्यादा है। आपका प्रोटॉन 7th हो गया, 10th प्रोटॉन हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस भी ज़्यादा है। यहाँ पर आपकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो वीक फोर्सेस को ही जनरेट करती हैं। यहाँ पर इन न्यूक्लियस के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस काम नहीं करती, बिकॉज द रेंज और द डिस्टेंस इन बिटवीन दीज न्यूक्लियस इज़ लार्ज। तो यहाँ जो हम ये कह रहे हैं ना, बाइंडिंग एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, कि जितनी ज़्यादा आपके पास एटम न्यूक्लियस होंगे, यहाँ पर 100 कर दीजिए, 150 कर दीजिए, आपका साइज़ भी तो बढ़ रहा है ना। अगर साइज़ बढ़ रहा है तो न्यूक्लियन का दूर होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर जो फार अवे न्यूक्लियस हैं, जिनके वो पेयर आप बाइंडिंग एनर्जी को कंट्रीब्यूट नहीं करते, क्योंकि न्यूक्लियस जब फार अवे हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो उनके बीच में शॉर्ट रेंज फोर्सेस या जिनको हम न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं, दे कांट वर्क फॉर सम पेयर ऑफ न्यूक्लियस। तो बाइंडिंग एनर्जी इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, because some pairs are far away, some nucleon pairs are far away, and
द न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉट वर्किंग फॉर दोज पेयर्स। तो इस वजह से साइज़ अगर बढ़ता चला जाता है तो बाइंडिंग एनर्जी इस वजह से डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि जो दूर दूर न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं है। दिस इज़ अबाउट बाइंडिंग एनर्जी।